नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन हिस्सा लेने के लिए इटली के लिए रवाना होंगे। और बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन इटली के एपुलिया में 13 से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ ही पीएम इटली कि प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के लिए रवाना होंगे। और बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन इटली के एपुलिया में 13 से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है और इसी के साथ पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी का इटली दौरा लोकसभा में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के लिए रवाना होंगे। और साथ ही G7 शिखर सम्मेलन इटली के एपुलिया में 13 से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है और इसी के साथ पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन इटली के एपुलिया में 13 से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है और साथ ही पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के लिए रवाना होंगे और साथ ही G7 शिखर सम्मेलन इटली के एपुलिया में 13 से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ ही पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन इटली के एपुलिया में 13 से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरुणाचल प्रदेश में नवगठित सरकार में सीएम पद की शपथ लेने पर पेमा खांडू को शुभकामनाएं दी और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए विश्वास जताया कि अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार समृद्धि, विकास, सुशासन और जल कल्याण के लिए नए मानदंड स्थापित करेगी। सीएम योगी ने अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चौना मीन को पद ग्रहण करने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन में दोनों नेताओं का कार्यकाल सफल होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरुणाचल प्रदेश में नवगठित सरकार में सीएम पद की शपथ लेने पर पेमा खांडू को शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए विश्वास जताया कि अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार समृद्धि, विकास, सुशासन और जल कल्याण के नए मानदंड स्थापित करेगी। सीएम योगी ने अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चौना मीन को पद ग्रहण से करने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन में दोनों नेताओं का कार्यकाल सफल होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने
अरुणाचल प्रदेश में नवगठित सरकार में सीएम पद की शपथ लेने पर पेमा खांडू को शुभकामनाएं दी हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए विश्वास जताया कि अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार समृद्धि, विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए मानदंड स्थापित करेगी। सीएम योगी ने अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन को पद ग्रहण करने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन में दोनों नेताओं का कार्यकाल सफल होगा। देख सकते हैं तस्वीरें, अरुणाचल में बीजेपी की सरकार, पेमा खांडू होंगे अरुणाचल के सीएम। सीएम योगी ने पेमा खांडू को दी बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरुणाचल प्रदेश में नवगठित सरकार में सीएम पद की शपथ लेने पर पेमा खांडू को शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए विश्वास जताया कि अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार समृद्धि, विकास, सुशासन और जल कल्याण के लिए नए मानदंड स्थापित करेगी। सीएम योगी ने अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन को पद ग्रहण करने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मोदी के कुशल मार्गदर्शन में दोनों नेताओं का कार्यकाल सफल होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरुणाचल प्रदेश में नवगठित सरकार में सीएम पद की शपथ लेने पर पेमा खांडू को शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए विश्वास जताया कि अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार समृद्धि, विकास, सुशासन और जल कल्याण के लिए नए मानदंड स्थापित करेगी। सीएम योगी ने अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और साथ ही उप मुख्यमंत्री चाउना मेन को पद ग्रहण करने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम मोदी के कुशल मार्गदर्शन में दोनों नेताओं का कार्यकाल सफल होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बनूली ने नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमालयी राज्यों के वनों में खासकर उत्तराखंड में बार-बार आग लगने की समस्या और इससे होने वाले भारी नुकसान को लेकर बड़ी चिंता जताई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस तरह की समस्याएं और उनके निराकरण करने के लिए विदेशों में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसका अध्ययन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाए। बीजेपी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बनूली ने नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने हिमालयी राज्यों के वनों में खासकर उत्तराखंड में बार-बार आग लगने की समस्या और इससे होने वाले भारी नुकसान को लेकर बड़ी चिंता जताई है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस तरह की समस्याएं और उनके निराकरण करने के विदेशों में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसका अध्ययन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए, उसे जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाए। बीजेपी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बनूली ने नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिमालयी राज्यों के वनों में खासकर उत्तराखंड में बार-बार आग लगने की समस्या और इससे होने वाले भारी नुकसान को लेकर बड़ी चिंता जताई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस तरह की समस्या और उनके निराकरण करने के लिए विदेशों में
क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसका अध्ययन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाए। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक इटली में आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति को एक साथ लाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार पीएम बनकर इतिहास रच दिया। वहीं पीएम मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर जाने को तैयार हैं। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली के लिए रवाना होंगे और साथ ही G7 शिखर सम्मेलन के विशेष कवरेज के लिए वरिष्ठ पत्रकार एवं चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी इटली के लिए रवाना होंगे। इटली में होगा G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक इटली में आयोजित किया जा रहा है और ये आयोजन 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति को एक साथ लाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार पीएम बनकर इतिहास रच दिया। वहीं पीएम मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर जाने को तैयार हैं। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली के लिए रवाना होंगे और साथ ही G7 शिखर सम्मेलन के विशेष कवरेज के लिए वरिष्ठ पत्रकार एवं चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी इटली के लिए रवाना होंगे। G7 सम्मेलन शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून तक इटली में आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति को एक साथ लाएगा। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के लोकसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार पीएम बनकर इतिहास रचा दिया। लखनऊ में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी और GOC-INC सूर्या कमांड ने पुलिस मुख्यालय में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की। अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों के कल्याण मुद्दों, सूचनाओं के निर्बाध आदान प्रदान, पुलिस और सेना के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा की। लखनऊ में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी और GOC-INC सूर्या कमांड ने पुलिस मुख्यालय में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की। बता दें कि अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों के कल्याण मुद्दों, सूचनाओं के निर्बाध आदान प्रदान, पुलिस और सेना के बीच बेहतर समन्वय पर भी चर्चा की। तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां प्रशांत कुमार से मिले लेफ्टिनेंट जनरल। पुलिस सेना के बीच समन्वय पर हुई चर्चा और साथ ही दूसरे मुद्दों पर भी मंथन हुआ। प्रशांत कुमार से मिले लेफ्टिनेंट जनरल। पुलिस सेना के बीच समन्वय पर चर्चा हुई, दूसरे मुद्दों पर भी मंथन हुआ। लखनऊ में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी GOC-INC सूर्या कमांड ने पुलिस मुख्यालय में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की। अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों के कल्याण मुद्दों, सूचनाओं के निर्बाध आदान प्रदान, पुलिस और सेना के बीच बेहतर समन्वय पर भी चर्चा की।
चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने समाजसेवी और IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर NK शर्मा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नोएडा में चुनाव बीजेपी के सबसे ज्यादा मतों से जीत और तमाम विषयों पर बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण ले लिया है और मैं नोएडा में यहाँ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के साथ हूं। मैं यहाँ पे तमाम संस्थाओं के ये पदाधिकारी रह चुके हैं और नोएडा के वोटर भी हैं और खास तौर से क्योंकि आपको पता है पूरे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की सीट वो सीट है जहां से सांसद ने सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं आखिरकार नोएडा में ऐसे क्या विकास के काम रहे हैं, क्या यहाँ पे काम हुआ, इसको लेकर के मैं आज डॉक्टर NK शर्मा जी से बातचीत करूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं देख रहा था कि तमाम आपके यहाँ पे पेशेंट आए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसके बाद आपने हमारे चैनल को समय दिया, क्योंकि ये बात सच है कि डॉक्टर का प्रमुख काम जो है वो है सबसे पहले जो मरीज आते हैं उनको देखना। लेकिन खासतौर से मीडिया का एक सम्मान है, डॉक्टर साहब हमेशा सम्मान करते हैं मीडिया का और उसी के चलते डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया। डॉक्टर साहब, मैंने एक प्रश्न यहाँ पे और अपने दर्शकों से मैंने बताया कि आखिरकार इतनी जबरदस्त जीत नोएडा में मिली है, विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या ऐसे विकास के कार्य रहे जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि आप यहाँ के तमाम ऐसी संस्थाओं के पदाधिकारी रहे हैं, आप यहाँ वोटर इतने सालों से हैं यहाँ पे, और मैं देखता हूं कि जो भी यहाँ पे चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे विभाग अन्य एजेंसीज हो, चाहे प्राइवेट एजेंसीज हो, वो आपको अपने साथ शामिल कर रखते हैं अपने किसी भी डेवलपमेंट को लेकर के या तमाम कोई भी जब उनकी योजना होती है। इवन जो यहाँ के अथॉरिटीज है वो भी आपको बुला करके आपसे अपनी राय शुमारी करती है। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए, साधना चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को रेस्पेक्टेड ब्रजमोहन सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, मेरी जो नॉलेज है उसके अनुसार, जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार, और तमाम शहर के लोग भी इस बात से अवगत है, क्योंकि यहाँ प्राधिकरण का जो है, क्योंकि यहाँ पर जो गांव के प्रधान हुआ करते थे या कुछ थे, वो काफी सालों से प्रधानी वगैरह सब यहाँ समाप्त कर दी गई थी और कोई नगर पालिका या नगर का पालिका का कोई चेयरमैन नगर निगम यहाँ नहीं है। तो यहाँ केवल नोएडा अथॉरिटी है। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नोएडा यहाँ है वो ही सारे तमाम डेवलप के कार्य करती है, चाहे सड़क का निर्माण हो, नाली का निर्माण करना हो, इवन जो हॉस्पिटल्स के जो निर्माण है, जो सरकारी अस्पताल हमारा जिला चिकित्सालय है उसकी बिल्डिंग का निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। चाइल्ड PGI का निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। आपका जो हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है उसका निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। चाहे वो बालिका इंटर कॉलेज है, महामाया इंटर कॉलेज है, उनका भी निर्माण जो है नोएडा प्राधिकरण ने किया। आपने देखा होगा जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, जिम्स जो है, उसका निर्माण भी, उस बिल्डिंग का निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। तो मोर देन, मैं समझता हूं लगभग 98% डेवलपमेंट के जो काम है वो नोएडा प्राधिकरण करती है, या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण करती है, या यमुना विकास प्राधिकरण करती है। अब एयरपोर्ट को आप ले लीजिए, देखो कितना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, लेकिन उसका निर्माण कौन कर रहा है? उसका निर्माण नोएडा प्राधिकरण कर रही है, यमुना प्राधिकरण कर रही है, यानी कि यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। तो मोस्टली यहाँ डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे, चाहे गरीबों की आवास की बात आए, चाहे नाली की हो, चाहे मलेरिया की दवाई छिड़कने का काम हो, इवन कोई भी कोरोना काल में घर घर पे गेहूं बांटना और राशन बांटना, वो जो सब कार्य करता है उसमें भी काफी उस समय नोएडा की CEO रितु महेश्वरी मैम थी, यहाँ बड़ा अच्छा काम किया। मैं IMA का अध्यक्ष था, हमारे IMA का हाउस की हालत बड़ी खराब थी, उसका जीर्णोद्धार भी नोएडा अथॉरिटी ने किया। चाहे सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तिरंगे की लाइटें लगी, जितनी फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, अब बाकी जनप्रतिनिधि लोग अपने आय फीता काटे वो एक अलग बात है, उनका सम्मान होता है, बट काम यहां प्राधिकरण करती है। मेरे हिसाब से तो जनप्रतिनिधि के जो
उनकी जो 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 उनको धनराशि आवंटित होती है, जिसको हम एक वो बोलते हैं कि बजट जो होता है, तो उस बजट से जहां तक है ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कुछ ये लोग कर लेते हो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जहां तक है जितने भी फ्लाईओवर्स है, जितने भी ये सारे डेवलपमेंट के काम है नोएडा में, चाहे अंडरपास है या फ्लाईओवर्स है, जितने भी बने हुए हैं वो सब के सब नोएडा प्राधिकरण के द्वारा बनाए हुए हैं। चाहे मेट्रो का काम है, मेट्रो रेल का जो आया हुआ है वो सब नोएडा प्राधिकरण और जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो मिलकर के कर रही है। तो इसमें जनप्रतिनिधि का यहाँ कोई इतना ज्यादा मतलब उनकी जो वो है बजट है उससे ज्यादा डेवलपमेंट के काम नहीं होते। चाहे स्कूल की चार दीवारी क्यों ना बननी हो, स्कूल की बिल्डिंग क्यों ना बननी हो, उसको भी प्राधिकरण बना के देता है। यहाँ जो सामुदायिक केंद्र है वो प्राधिकरण बना करके देता है। तो सारे डेवलपमेंट के काम प्राधिकरण करता है। वृक्षारोपण करना है तो वो प्राधिकरण करके देता है। तो यहाँ तो केवल सारा यदि प्राधिकरण ना हो तो त्राही त्राही मच जाए। तो यहाँ का डेवलपमेंट जो है ये मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर यदि देखा जाए तो केवल 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 प्राधिकरण करती। ऐसा एक गौतम बुद्ध नगर जिला होगा जहां पर सारा जो खर्च है वो केवल प्राधिकरण करता है। जनप्रतिनिधियों का कहीं किसी गांव में कहीं कुछ सड़क बना दी, कहीं नाली बना दी, कुछ खड़ंजे लगा दिए, वो एक अलग है। अदरवाइज इतना काम यहाँ नहीं है। दूसरा एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, आपने क्वेश्चन नहीं किया लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बोला, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। एक क्वेश्चन आ रहा है बड़े दिनों से, हमारे भी दिमाग में घूम रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम क्यों हुआ, वोट कम क्यों पड़ी। परसेंटेज हो सकता है बड़ी हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी सीटें कम हुई और सीटें भी इतनी कम हो गई जिसकी परसेंटेज हो सकता है बड़ी हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी सीटें कम हुई और सीटें भी इतनी कम हो गई जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दिन रात कितनी भी मेहनत कर ले, आदरणीय मोदी जी कितनी भी मेहनत करे, आदरणीय योगी जी कितनी मेहनत करे प्रदेश के लिए, आज गुंडा माफिया बिल्कुल खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया हुआ, माफिया आज यूपी छोड़ के चला गए, कितनी भी दिन रात मेहनत कर ले, लेकिन यदि स्थानीय चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सांसद है या विधायक है, चाहे वो किसी भी जहां जहां से भी है, जहां जहां भी है पूरे प्रदेश के अंदर, यदि स्थानीय नेतागण जो है वहां के लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, जनता के साथ सही अटैचमेंट नहीं रहेगा, जनता के काम नहीं करेंगे, जनता को केवल झूठे आश्वासन देंगे, तो जनता आज की मूर्ख नहीं है। आज पढ़ा लिखा युग है, आज पढ़ी लिखी जनता है। हमारा सौभाग्य है कि 5,70,000 वोटों से हम गौतम बुद्ध नगर सीट जीते, लेकिन दूसरी जगह तो ये सौभाग्य नहीं मिला। तो कारण क्या है? इसका कारण टोने यही कारण है कि हमारे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं ऐसी बातें रही है जिससे जनता त्रस्त रही है, टिकट वितरण में कहीं ना कहीं भूल चूक हुई है, कहीं ना कहीं इस तरह की कहानियां हैं। उन कहानियों को, उन चीजों को हमें 2027 के चुनाव से पहले पहले ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो पुनः गिर जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि जब पत्रकार बैठ करके स्टूडियो में बातचीत करते हैं तो उन्हें वाकई धरातल के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं। और मैं डॉक्टर के साथ मैंने आपको इसलिए अब रूबरू करवाया, खासतौर से ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, ये यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं में और सामाजिकता में ये यहाँ पे प्रमुखता से भाग लेते हैं और इनका सम्मान भी है। यहाँ पे आईएमए के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके अलावा तमाम संस्थाओं के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और यहाँ की जो सोशल सोसाइटी है उसमें भी इनका बड़ा नाम है। हमने ये बात इनसे इसलिए पूछी क्योंकि तो जब आप डॉक्टर साहब जैसे अपनी चीजों के बारे में बता रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब अन्य जो कई सारे अपने
जो यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं उसके भी पदाधिकारी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने जो सबसे बड़ी बात की, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने और मोदी जी ने मेहनत तो बहुत की थी इस देश में, और आज भी वो देश में कर रहे हैं। आज उनका पहला दिन था, फिर भी उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया। और योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मेहनत की, ये हम और आप सब जानते हैं। उसके बाद भी अगर ये स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आखिरकार गलतियां कहां हुई, तो खामियां हुई हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि जो बड़ी जीत हासिल हुई है नोएडा के अंदर, वो बड़ी जीत हासिल क्यों हुई है वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। यहाँ के विकास प्राधिकरणों, यानी कि जो अधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि अधिकारी, जो नेता आरोप लगाते हैं कि नेता कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं और उनकी वजह से हम जनता के बीच में नहीं गए, लेकिन हो सकता है कि वो बात सही हो, वो जनप्रतिनिधि है, वो सच ही कह रहे होंगे। लेकिन ये भी बात सच है कि खास तौर से नोएडा में इतनी अगर बड़ी जीत हासिल हुई है डॉक्टर महेश शर्मा जी को, तो उसमें यहाँ के विकास प्राधिकरण और यहाँ के अधिकारियों की भूमिका भी अहम है, जिसका जो नेतृत्व था वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का था। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, नोएडा से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।